हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे पेनक्रियास और इंसुलिन के बारे में। तो दीज आर द कंटेंट्स। हम पढ़ने वाले हैं कि पेनक्रियास क्या है, इंसुलिन के स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म के बारे में। देन हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का अपटेक कैसे होता है सेल्स में, मैकेनिज्म क्या है इंसुलिन के सिक्रीशन का। देन हम पढ़ेंगे रेगुलेशन, फंक्शन ऑफ फैक्टर्स, क्या क्या अफेक्ट करते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए। देन इंसुलिन से होने वाली डेफिशिएंसी, फिर अदर हार्मोन जो पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं उनके क्या रोल है। फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे CSIR, DBT, गेट एक्सेट्रा। एंड लास्ट में हम कवर करेंगे डायबिटीज मेलाइटस और उसके टाइप्स। सो वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज पेनक्रियास and about insulin structure, synthesis and metabolism. So let's begin. Firstly, we should know कि what is pancreas. So देखिए ये है pancreas. ये pancreas का स्ट्रक्चर है। पेनक्रियास जो होता है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से काम कर सकता है। एंडोक्राइन का क्या मतलब है? एंडोक्राइन का मतलब है कि जो भी पेनक्रियास की सिक्रीशन है वो ब्लड के थ्रू पास होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए हॉर्मोन्स। और एक्सोक्राइन का मतलब है कि पेनक्रियास के सिक्रीशन वो डक्ट के थ्रू पास होंगे, पास थ्रू डक्ट। एग्जाम्पल इसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पेनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है और एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन करता है। तो यानी एक्सोक्राइन में वो मॉलिक्यूल्स आते हैं, बेसिकली वो एंजाइम्स आते हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, और एंडोक्राइन में जो हॉर्मोन्स आते हैं जो ब्लड के थ्रू पास होते हैं। तो दे पास थ्रू दी ब्लड। तो अब अगर हम पेनक्रियास के सेल्स के बारे में बात करें तो पेनक्रियास के पास दो तरह की सेल्स होती हैं। सो टाइप्स ऑफ पेनक्रियास सेल्स। तो इनके पास दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होता है असीनी सेल्स एंड दूसरी होती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को पेनक्रियाटिक आइसलेट्स भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इसके पास इस तरह की सेल्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जितना भी पोर्शन ये बाहर वाला है, ये पूरा पोर्शन, ये होता है एसिनी सेल्स। ये एसिनी सेल्स का पोर्शन है जो पेनक्रियास में मैक्सिमम प्रेजेंट होती है। एंड इसके बाद जो ये अंदर वाला पोर्शन है ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। मतलब सेल्स के कुछ आइसलेट्स बनते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। तो एसिनी सेल सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है पेनक्रियास में, एंड उसके बाद जो बचता है वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। असीनी सेल्स एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, यानी जितने भी डाइजेशन वाले एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ से रिलीज होते हैं। एंड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन की तरह काम करता है। आई होप कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम हमारा जो फोकस रहेगा वो होगा एंडोक्राइन की तरफ। अब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज अल्फा सेल, सेकेंड इनके पास बीटा सेल्स होते हैं, थर्ड होता है डेल्टा सेल्स, एंड फोर्थ वन इज एफ सेल्स। ये चार तरह की सेल्स आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में होती हैं, एंड इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये है अल्फा सेल्स, ये अल्फा सेल्स है और इसका काम होता है ग्लूकागोन का सिक्रीशन करना। देन ये जो जितनी भी सेल्स दिख रही हैं छोटी छोटी, ये होती हैं बीटा सेल्स, इनका काम होता है इंसुलिन का सिक्रीशन करना। एंड ये जो पोर्शन है, ये वाली जो आप ब्लू कलर की सेल्स देख सकते हैं, ये डेल्टा सेल है और ये सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करवाती हैं। और ये बचती है जो लास्ट में यहाँ पर येलो कलर की सेल्स दिख रही हैं, वो होती है एफ सेल्स, जिनका काम होता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करना। सो वन बाय वन हम इन सारी सेल्स के बारे में देखेंगे। अल्फा सेल जो होती है वो 25% प्रेजेंट होती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में। फिर उसके बाद बीटा सेल्स जो है वो 60% प्रेजेंट होती है, डेल्टा सेल 10% ऑक्यूपाई करती है, एंड एफ सेल 5% प्रेजेंट होती है। यानी कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, उसमें 25% अल्फा सेल होती है, 60% बीटा सेल होती है, डेल्टा और एफ सेल 10 to 5% होते हैं।
और ये जो 4 तरह की सेल है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, इनके पास ना प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। मतलब ये प्रॉपरली कम्युनिकेट करती हैं और कम्युनिकेट कर कर ही ये डिसाइड होता है कि कब इनको ग्लूकागॉन सिक्रीट करना है, कब इंसुलिन सिक्रीट करना है, सब कब सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करना है। इंसुलिन जो होता है वो इनिबिट करता है ग्लूकागॉन को। ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इनिबिट करता है इंसुलिन। बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन के साथ साथ अमाइलिन का भी सिक्रीशन करती हैं। सो जो अमाइलिन होता है इट इनिबिट्स इंसुलिन सिक्रीशन। और ये जो डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन निकलता है इट इनिबिट्स ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के सिक्रीशन को रोकता है ये। सो सोमैटोस्टैटिन इट इनिबिट्स secretion of both insulin and glucagon। तो इस तरीके से इनके बीच में कैसा प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, तभी ये डिसाइड होता है कि कब इंसुलिन रिलीज करना है, कब अमाइलिन का सिक्रीशन करना है और कब सोमैटोस्टैटिन को। क्योंकि देखिए ये एक दूसरे के फंक्शन को कैसे इनिबिट कर रहे हैं। तो इंसुलिन जो होता है ये शायद आप जानते होंगे कि इसका मेजर रोल जो होता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में होता है। यानी ब्लड में जितना भी ग्लूकोज होता है उस सब ग्लूकोज को यूटिलाइज करना है, यानी उसको सेल के अंदर भेजना ताकि सेल उसे यूटिलाइज कर सके, वो इंसुलिन का काम होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। और ग्लूकागॉन जो होता है वो जस्ट इंसुलिन के अपोजिट काम करता है, वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। और इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, इन दोनों को कंट्रोल करता है अमाइलिन और सोमैटोस्टैटिन। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट करके ये सेल फंक्शन अपने परफॉर्म करती है। अब सेकंड देख लेते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो कर देता है, यानी ग्लूकोज को सेल से अपटेक करवा लेता है, सारा ग्लूकोज सेल के अंदर भेज देता है। तो ब्लड में क्या होता है, ये ग्लूकोज लो रखता है। तो इसका बेसिक क्या रोल है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो रखता है, ग्लूकोज लेवल लो इन ब्लड। ये बेसिक फंक्शन होता है इंसुलिन का। ऑल्दो हम इंसुलिन के और भी जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर हम इंसुलिन की डिस्कवरी की बात करें तो इसको सबसे पहले बेंटिन बेस्ट, तो इंसुलिन को सबसे पहले बेंटिन और बेस्ट ने डिस्कवर किया था, यानी इन्होंने सक्सेसफुली इंसुलिन को आइसोलेट किया था। तो ह्यूमन इंसुलिन जो होता है वो उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो ह्यूमन इंसुलिन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके पास दो चेन होती हैं, एक होता है ए चेन होती है और दूसरी होती है बी चेन। और दोनों चेन एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसको डाइसल्फाइड लिंकेज भी कहते हैं। ये देखिए ये ए चेन है, ये जो ब्लू कलर का सर्कल्स दिख रहा है इसमें अमीनो एसिड की ये लॉन्ग चेन है जो ए चेन बनाती है, एंड ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो पूरा बी चेन है। और ये ए और बी चेन आपस में कनेक्टेड है थ्रू दिस बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होती हैं वो दो तरह से हो सकती है, एक होती है इंट्रा चेन और दूसरी होती है इंटर चेन। मतलब जब एक ही चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है तो उसको हम इंट्रा चेन बोलते हैं, और जब दो अलग अलग चेन में होता है तो उसको हम इंटर चेन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो ए चेन है, यहाँ पर ए चेन का जो 6th वाला अमीनो एसिड है वो 11 वाले अमीनो एसिड के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना है।
तो ये जो चेन है इसको हम बोलते हैं इंट्रा चेन, क्योंकि देखिए ये एक ही चेन में हो रहा है। सो इंटर चेन में आ जाता है अमीनो एसिड 6, ए चेन का अमीनो एसिड 6 बॉन्ड बनाया है अमीनो एसिड 11 के साथ, तो ये इंट्रा चेन हो गया। अब इंटर चेन में देखिए जो ए चेन है उसका 7 अमीनो एसिड ने बी चेन की 7 अमीनो एसिड के साथ लिंकेज बनाया है। सो ए चेन के 7th अमीनो एसिड ने बी चेन के 7 अमीनो के साथ इंटर चेन बनाया, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक ये वाला बॉन्ड हो गया। दूसरा ये वाला बॉन्ड जिसमें ए चेन का 20 अमीनो एसिड है एंड बी चेन का 19 अमीनो एसिड है। ए चेन का 20 अमीनो एसिड है और बी चेन का 19 अमीनो एसिड है। तो ये दोनों होते हैं इंटर चेन बनाते हैं और ये इंट्रा चेन बनाते हैं। तो दिस इज अबाउट इंसुलिन स्ट्रक्चर। तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो इसका फंक्शन होता है ग्लूकोज लेवल को डाउन करना ब्लड में। देन इसकी डिस्कवरी बेंटिंग एंड बेस ने की थी, जिन्होंने सक्सेसफुली इंसुलिन को आइसोलेट किया था। ह्यूमन इंसुलिन में 2 चेन होती है जिनमें की डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है इस तरीके से। इंसुलिन की लोकेशन अगर हम देखें कि इंसुलिन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो पूरे जो क्रोमोसोम है उसमें इंसुलिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जो क्रोमोसोम नंबर 11 है वहां पे इंसुलिन जो होता है वो शॉर्ट आर्म यानी पी आर्म में प्रेजेंट होता है। पी आर्म शॉर्ट आर्म होती है, क्यू आर्म लॉन्ग आर्म होती है। तो ये जो शॉर्ट आर्म होती है इसकी यहाँ पर ये वाली पोजीशन पे इंसुलिन प्रेजेंट होता है, यानी इंसुलिन का जीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो इंसुलिन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम 11 एट P13 ऑन शॉर्ट आर्म। तो इंसुलिन का जीन कुछ ऐसे होता है। ये इंसुलिन का जीन है, ये जीन जो डीएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, और इंसुलिन के जीन में 3 एक्सॉन होते हैं और 2 इंट्रॉन्स होते हैं। सो ये एक्सॉन हो गए, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, और ये बीच में जो आपको दिख रहे हैं ये होते हैं इंट्रॉन्स। इन इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद जब एक्सॉन इस तरह से जुड़ जाते हैं स्प्लाइसिंग के थ्रू, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3, तो ये बनाते हैं इंसुलिन का प्रोटीन, जिसमें कि ए चेन और बी चेन होती है। तो यहाँ पर भी सिंप्लीफाइड करके दिखाया है कि इंसुलिन में ए चेन और बी चेन होती है एंड यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज किस तरह से प्रेजेंट होती है। इंसुलिन के सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो इंसुलिन का सिंथेसिस होता है बी सेल में, यानी बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, यॉक सैक में होता है और फीटल लीवर में होता है। यहाँ पर इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। तो ये जो बीटा सेल है, मान लीजिए कि ये बीटा सेल है, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे राइबोसोम इंसुलिन का प्रोटीन बनाता है एंड देन उसके बाद ये प्रोटीन ईआर के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है एंड फाइनली पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद हमें एक मैच्योर इंसुलिन मिलता है। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि हमें मैच्योर इंसुलिन मिल जाए। इंसुलिन का जीन है तो उसका एक प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन मैच्योर होने के बाद फंक्शनल होगा। तो सबसे पहले जो इंसुलिन बनता है वो होता है प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन में क्या होता है, इसमें एक एन टर्मिनल होता है, यानी कि इसके पास सिग्नल पेप्टाइड होते हैं। सिग्नल पेप्टाइड है ना, क्योंकि राइबोसोम में जब इंसुलिन का सिंथेसिस हुआ तो इसके बाद इसको ईआर के पास जाना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में जाना है, जहां पर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आने के लिए इस प्रोटीन के पास सिग्नल पेप्टाइड होना चाहिए, तभी वो ईआर की ल्यूमन में एंटर कर सकता है। तो इसलिए ये सिग्नल पेप्टाइड होता है। देन उसके बाद बी चेन हम जानते ही हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ए चेन होता है और इसके पास ये एक तीसरी चेन होती है जिसको हम सी पेप्टाइड या सी चेन बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया प्री प्रो इंसुलिन, जो सबसे पहले सिंथेसिस होता है। जब इसके बाद ये प्री प्रो इंसुलिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है मॉडिफिकेशन होने के लिए, तो वहां पर ये सिग्नल पेप्टाइड एन टर्मिनल को रिमूव कर दिया जाता है। तो जब ये रिमूव हो गया तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बचता है, इस स्ट्रक्चर को हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं, जिसके पास ए चेन होती है, बी चेन होती है और सी चेन होती है।
फिर फर्दर ये मॉडिफिकेशन होने के लिए गोल्जी एपरेटस के पास जाता है और गोल्जी एपरेटस में ए और बी चेन के साथ सी चेन को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ए चेन और बी चेन जो कि फंक्शनल इंसुलिन है और ये सी पेप्टाइड यानी सी चेन को रिमूव कर दिया जाता है। ये जो सी पेप्टाइड होता है इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन क्या है? पहली तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जितना इंसुलिन बनता है उतना ही सी पेप्टाइड बनता है, यानी ये दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि आप अगर सी पेप्टाइड का अमाउंट पता कर लो सेल में, तो आप ये पता कर सकते हो कि इंसुलिन का सिंथेसिस कितना हुआ है सेल में। जैसे कि डायबिटीज पेशेंट में जिसमें इंसुलिन का सिक्रीशन, इंसुलिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, तो हमें पता करना है कि इंसुलिन कितना सिंथेसिस हुआ है, उसका अमाउंट कितना है। तो उस केस में अगर हम सी पेप्टाइड का अमाउंट को पता कर लेते हैं बाय एनी टेक्निक, तो हमें इंसुलिन का अमाउंट भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों का सिंथेसिस इक्वली होता है। तो हम सी पेप्टाइड को मेजर कर सकते हैं बाय टेक्निक रेडियो इम्यूनो एसे। इसीलिए सी पेप्टाइड एक्ट करता है एक मार्कर की तरह, जो ये बताता है कि इंसुलिन कितना सिंथेसिस हुआ है और उसका क्या सिक्रीशन हुआ है। ये सी पेप्टाइड का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। तो अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं, तो इंसुलिन क्या हो सकता है? फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। फ्री फॉर्म मतलब कि इंसुलिन प्रोटीन जाके अपने रिसेप्टर से जब बाइंड नहीं है और रिसेप्टर के साथ प्रेजेंट हो सकता है। तो जो इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं है वो इंसुलिन प्रेजेंट होता है ब्लड में। सो मेटाबॉलिज्म it remains present in blood in unbound form। अगर इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं है तो वो ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, बट इसकी जो हाफ लाइफ होगी कि इंसुलिन कितने टाइम तक जी सकता है, तो इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होती है सिर्फ 6 मिनट की। यानी कि 10 से 15 मिनट में पूरा इंसुलिन जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। 10 to 15 मिनट्स डिग्रेड। ये कौन से इंसुलिन की बात की जा रही है? जो रिसेप्टर से बाउंड नहीं है। अगर वो रिसेप्टर से बाउंड है तब तो वो क्या है कि अपना सिग्नलिंग में रोल प्ले करेगा, बट जो अनबाउंड इंसुलिन है उसकी हाफ लाइफ 6 मिनट रहेगी। और एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है इंसुलिनेस। इंसुलिनेस क्या करता है? इंसुलिन को डिग्रेड करता है। इट डिग्रेड इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है लीवर में। सबसे ज्यादा इंसुलिन लीवर में प्रेजेंट होता है, उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट इसके पास किडनी में देखा गया है, एंड कुछ अमाउंट जो है वो मसल में पाया जाता है। सो यहाँ पर ये 3 लोकेशन है जहां पर इंसुलेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से ये पूरा इंसुलिन का स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगर हम समराइज करें तो हमने बेसिक्स ऑफ पेनक्रियास देखा, इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसका सिंथेसिस किस तरह से होता है और उसका मेटाबॉलिज्म क्या है। साथ ही साथ हमने इंसुलिन की लोकेशंस भी देखी कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसुलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन से बहुत सारे PYQs आए हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।